नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हमारे साथ में सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है राहुल चौहान, जो कि हमारा स्टूडेंट है। और जैसे ही इसने अपना पहला इंटरव्यू, एक तो यार क्या होता है कि बच्चे पहले इंटरव्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि अरे इसका कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। लेकिन इसका फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने वहाँ पर डाला था। तो जज करने के बजाय अब ये देखो, एक्सपीरियंस में ये सीखने को आपको मिलेगा कि एक बंदा जो IMUCT में 8000 रैंक तक पहुंच गया था और जिसको बहुत सारी कंपनीज रिजेक्ट कर रही थी, उसने फाइनली कैसे अपना सिलेक्शन लिया, कैसे भाग दौड़ करी, कैसे सिलेक्शन लिया, वो सारी चीज़ें हम राहुल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So first of all, good afternoon to all of you. My name is Rahul Chauhan and I am from Sirsa district, Haryana. Now coming to my education, I have completed my class 10 from Sarvapalli Public School with aggregate 51.2%, and I have completed my class 12 from Government Secondary School, Talwada Khurd with aggregate 81.2%. Now coming to my family, apart from my parents, I have two elder sisters. Both are doing graduation. That's all about me, sir. ओके, तो एक तो मुझे अभी दो तीन चीज़ें जाननी है। पहली बात कि IMUCT में जो रैंक आई वो कैसे पीछे चली गई, सिर्फ यहीं से शुरू करते हैं। तूने इसी साल 12th किया है? Yes, sir. तो जो IMUCT की प्रिपरेशन थी वो कैसे शुरू हुई और उसमें जो रैंक थी वो 8000 तक कैसे गई? तो सर मेरा मतलब पहले ही मतलब 12th के अंदर ये था कि नेवी के अंदर तो करना है। तो ये मतलब आपकी वीडियो पहले देख रखी थी कि हाउ टू सारे प्रोसीजर वगैरह। तो 12th के अंदर जैसे हो गए थे बोर्ड वगैरह, तब इसके अंदर थोड़ा देखा कि हाँ, तब पहले स्टार्टिंग में सर इतना नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ ज़्यादा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा इजीली हो जाता है सब कुछ, मतलब टेक बाई टेक, जैसे वीडियोज़ में दिखाते हैं ना कि एकदम ऐसे कर देंगे कि आप आएंगे और आप क्लियर कर दोगे हाथों हाथ। तो उस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि हाँ मतलब जाना ही है, इंटरव्यू थोड़ा सा होएगा और क्लियर हो जाएगा। तो उस बेसिस के ऊपर तो थोड़ा। अच्छा, ये वो वाला सिनेरियो तो नहीं जैसे बच्चों को बोलते हैं कि बस स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लो, IMUCT तो अपने आप हो ही जाएगा, ये 200-300 क्वेश्चन उठा लो और हाँ, इसी बेसिस के ऊपर मुझे एक बैच ज्वाइन करवा दिया था तब, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि अब क्या कर आगे है, तो थोड़ा प्रेशराइज होकर मैंने कर लिया था एक बैच ज्वाइन। लेकिन एंड ऑफ में मुझे बस पता लग गया था कि स्टार्टिंग में जो मुझे दिख रहा है वो बाद के अंदर उतना था नहीं। डे बाय डे मतलब उसके अंदर बंदे मतलब पहले जो 100-200 आ रहे थे वो लास्ट के अंदर कोई 18 रह गए थे। अच्छा। और बाद में सर मतलब उसमें क्लासेस भी मतलब पूरी सही से नहीं थी। और मतलब बेसिकली ये था कि आपको जो 2-3 महीने का टाइम मिला था जिसमें एक्चुअली थॉरो रिवीजन हो जाना चाहिए था, या सही टॉपिक्स मिल जाने चाहिए थे, या PYQs मिल जाने चाहिए थे, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई। जी सर। ठीक है, तो इस वजह से मतलब मार्क्स PCM आपका कितना था? सर PCM 12th 79%। 79 था। देखो, PCM 12th में 79 था, उसके बावजूद भी रैंक 8000 में पहुंची है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये बताते रहते हैं कि बस ये 200 क्वेश्चन कर लो, ये 10 टॉपिक पढ़ लो। जब आप इन सब चीज़ों में पढ़ जाते हो ना, ये क्विक फिक्स मेथड में, तब गड़बड़ होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे खैर चलो, ये तो IMUCT की बात होगी, क्योंकि IMUCT के लिए तो जनरली लोग ज़्यादा प्रिपेयर कराते ही नहीं है। लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए वो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पेपर है, मेरे पास पेपर है। तो स्पॉन्सरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे क्यों गड़बड़ हुआ तुम्हारा? सर स्पॉन्सरशिप में तो पहले मेरी मतलब तैयारी नहीं थी इतनी। तब मैंने फॉर्म लगभग भरे थे हर एक के, मतलब मैंने एंग्लो ईस्टर्न, वीशिप, MSc और फ्लीट मैनेजमेंट, इनके लिए भरे थे, जिसमें से मेरा मतलब सिर्फ MSc का हुआ था क्लियर और किसी का भी नहीं हुआ था। ओके। और MSc का जिस दिन था तब मैंने जिसका लिया था बैच, तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मेरा MSc का आप थोड़ा हेल्प कर सको। तो अभी तक उन्होंने मेरा मैसेज सीन ही नहीं किया। मेरा आज तक अभी तक मेरा व्हाट्सएप पे वो पड़ा है, अभी तक उन्होंने सीन नहीं किया कि अगर कम से कम इस बैच का बच्चा है, कम से कम उतना तो देखना चाहिए कि हाँ। तो MSc का कोई क्वेश्चन है या कुछ नहीं मिल पाया? हाँ, मुझे कुछ भी वहाँ पे हेल्प नहीं मिली थी। जस्ट फिर अगले दिन मैं मम्मी पापा के साथ गया था, वहाँ पे दिल्ली के अंदर था, कन्नड़ प्लेस में, तब वहाँ पे था। लेकिन मुझे पता था कि इतना प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं इंटरव्यू वगैरह खुद के बेसिस पे कर गया था। ठीक है। फिर बाद में इंटरव्यू सर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, वो तो मुझे पहले ही पता था। हाँ, लाइक फर्स्ट इंटरव्यू तो मैंने भी तेरा लिया था, तो मैंने बोला था कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस इंटरव्यू। जी सर। मैंने लिया था। तो खैर ये तो देखो क्या है, ये अप्स एंड डाउन्स है, ये चलते ही रहते हैं। जब आप पहला इंटरव्यू देते हो कभी, तो पहले इंटरव्यू में नर्वसनेस तो होती है। बट यहाँ पे जैसे तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे कब ज्वाइन किया तुमने? सर यहाँ पे मैं मेरा MU का रैंक आ गया था, फिर 1 मंथ तक उस टाइम पे मैं घर पे रहा।
फिर जब मैं एंग्लो का पेपर देने गया था तब वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिले थे लाइफ एक्सचेंज, आनंद ही थे मेरे ख्याल से। तो वो भैया ने मतलब बताया था कि ऐसे कोचिंग वगैरह का है, तब मैंने आप कपिल भैया को कॉल किया था। अच्छा 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 अच्छा। तब उनसे सारी बात हो के फिर पापा और को थोड़ा करवाया कन्वेंस की कोचिंग के लिए। हाँ, ये भी एक बड़ा वो इशू होता है, क्योंकि जहाँ पे ऐसे 3-4 हज़ार के बैच मिल रहा हुआ, 40,000 का बैच ज्वाइन करना अपने आप में बड़ा कन्विंसिंग काम होता है। करे नहीं, मम्मी का तो ये था कि मतलब बीटेक के अंदर करवा देंगे। अच्छा। तो या तो बीटेक वगैरह या बीएससी कोई देख ले बढ़िया सी, और मम्मी को ये है कि पास में रहना सबसे वो रहता है कि ये पास में रहे तो बढ़िया तो रहता तुम फैमिली में इकलौता लड़का है? है। वैसे सर हाँ, तो फिर वो कैसे भेज रहे तेरे घर वाले? भेज देंगे तुझे वहाँ तक? पापा ने तो कहा था जो तेरी मर्जी है वो कर। पापा नहीं कहते, मतलब पापा का ये है कि जो तुझे करना है वो तू कर, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। ठीक। तो वहाँ पे एक मम्मी का था थोड़ा, लेकिन एंड ऑफ में कर दिया था, हाँ कर दी थी, तब मैं आ गया था। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे तू शुरू में आया है, तो मतलब हम तो तुझे हमेशा ये बोलते थे ये जुगाड़ लगाते रहता है लड़का। तो देखो, जुगाड़ लगाना इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। हर जगह काम भी आ जाते हैं, कई जगह काम आ जाते हैं, जुगाड़ जो होते हैं कई जगह काम आ जाते हैं। लेकिन तेरा स्ट्रगल जो फेज रहा, जैसे शुरू में तूने एंग्लो ईस्टर्न दिया, ठीक है, उसके बाद तूने और दूसरी कंपनी ग्रेट ईस्टर्न का तो एक्सपीरियंस ही तेरा बहुत अजीब सा था। तो अगर तू शेयर करना चाहे तो तेरी चॉइस है, अगर तू करना चाहे तो तू कर सकता है, नहीं करना चाहे तो तू बस मुझे फिर ये बता कि फ्लीट मैनेजमेंट में तेरा कैसे क्या हुआ। सर मैं पहले तो ये कह देता हूँ कि लगभग मेरे सारे मतलब वो पेपर सारे क्लियर हो गए थे यहाँ पे आने के बाद। जो मतलब हाँ, मेरे पहले जो एंग्लो ईस्टर्न ये फ्लीट मैनेजमेंट का भी सर मेरा मतलब वहाँ पे मेरा अगस्त में मैंने दिया था, नहीं हुआ था क्लियर। अच्छा। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये तो था कि हाँ इम्प्रूवमेंट आया, बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि जिस बेसिस पे मैंने सारे पेपर क्लियर किए थे, ग्रेट ईस्टर्न के भी किए थे। हाँ वो है कि ग्रेट ईस्टर्न के अंदर इंटरव्यू नहीं हो पाया थोड़ा क्लियर। हालांकि अच्छा, इंटरव्यू में क्योंकि तेरा एक स्पेशल केस था, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स ने तुझे बोला था? हाँ उन्होंने मतलब घनश्याम सर ने लिया था मेरा तब, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ सर। एंड टाइम पे घनश्याम सर ने मतलब क्वेश्चन अराइव किए थे लास्ट के अंदर, बढ़िया मैंने आंसर किया। सर कहते हैं राहुल योर इंटरव्यू इज गोइंग गुड, नाउ यू कैन लीव। तब मैं इतना एक्साइटेड था सर कि मैं लोनावला की मतलब जहाँ पे हमारा था ना, हमने जहाँ स्टे किया था, तो वहाँ पे मैं पैदल गया था पूरा मज़े के अंदर। और मैं जाके फिर एक मैंने कहा ऐसे सूखा तो नहीं, कम से कम मिठाई वगैरह ले ही देते हैं। तो मैंने एक स्वीट्स का बॉक्स लेके मैं आ गया था, फिर मैं सो गया था। मुझे पता था 5-1 बजे के बाद रिजल्ट आएगा। तो तब तक तो हुई। हाँ तब तक तो हो ही जाएगा, आराम से बस चिल करते हैं अब। लेकिन जब नहीं हुआ तब कैसा फील हो रहा था? सर पहले तो थोड़ा सा डिप्रेस था, लेकिन बाद में कपिल भैया से बात करके एकदम रिलैक्स हो गया कि आगे और चांसेस हैं, बढ़िया हैं कंपनी। और फिर इसका तेरा और बाजिस, क्योंकि रिटर्न तो तेरे लगभग सारे ही क्लियर थे। हाँ। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरव्यू, तो फिर इंटरव्यू में कहाँ गड़बड़ हो रही थी तेरे हिसाब से? इंटरव्यू में कहाँ तो मतलब अप एंड डाउन कहाँ पे आ रहे थे तेरे? सर ज़्यादातर तो कॉन्फिडेंस के ऊपर था कि थोड़ा सा, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट इस टाइप का होता है कि अगर 5 इंटरव्यूअर सामने बैठे हैं तो वो थोड़ा घबराना सा हो जाता है। तो वो यहाँ पे मेरा निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए थे, जैसे टेक्निकल के लिए फिज़िक्स के लिए तो रीटा मैम लेते थे, और नॉन टेक्निकल के लिए कीर्ति मैम ले लेते थे, इंग्लिश के लिए और जियोग्राफी के लिए हाँ सत्यम भी ले लेते थे। तो उस चीज़ में तो एकदम पूरा हो गया था। हाँ। फिर इसी रीज़न के ऊपर मुझे मतलब फ्लीट के अंदर जब हुआ था मेरा, तब क्वेश्चन वगैरह थे, लेकिन जब मैं खड़ा था तब जो मेरे नॉन टेक्निकल ले रहे थे कैप्टन, तो उन्होंने मुझे साफ कहा था कि राहुल योर इंटरव्यू शुड बी क्लियर एंड लाउड। तब उसके ऊपर फिर मैं पूरा एक्टिव होके जिस टाइप से मैं यहाँ पे देता हूँ मैंने पूरा दिया, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त मेरे पास सराहते था ही नहीं कि होएगा नहीं होएगा। मैंने कहा होएगा तो ठीक है। मतलब आपकी बार ये, जैसे जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू देने जो बच्चे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जी सर। तो इसलिए जो कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत बताते हैं, जैसे तेरे पहले इंटरव्यू में हो रहा था कि मैंने पूछ लिया था नॉर्थ ईस्ट, तो तू बता रहा था बिहार यूपी, ये सारी चीज़ें। यस सर। ये जनरली तब होता है जब आप पहला इंटरव्यू किसी के सामने दे रहे होते हो या अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब आप कई सारे इंटरव्यू दे देते हो तब उसके बाद यहाँ पे वैसे तूने कितने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे? सर 34 तो मेरे पास एट द टाइम वो हैं जो पेजेस, पेपर्स है। हाँ 34 पेपर्स हैं तेरे पास? 34 पेपर्स है, और उसके ऊपर मतलब 15 to 20 यूँ कह सकते हो कि मैम ने मेरे वैसे ले लिया। अच्छा। मतलब आप ये समझ करके देख लो यार कि ये जो इंटरव्यू है, बहुत बार लोग बोलते हैं ना अरे बहुत आसान है। ये डिपेंड करता है। पब्लिक स्पीकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% लोगों को वो डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया।
ये डर होता है कि हम पब्लिकली कैसे बोलेंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और ये कब निकल सकता है, जब आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और हमने यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा क्रेडिट मेरा है, डेफिनेटली इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा 10% भी क्रेडिट है। यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट कीर्ति मैम और रीटा मैम का है, जिन्होंने इन सभी बच्चों के इतने सारे इंटरव्यू ऑन डिमांड कंडक्ट कराए। मतलब मैं 34 इंटरव्यूज़ में नहीं कंडक्ट करा सकता था, ये केवल उन लोगों की वजह से है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करी और इन बच्चों के इतने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाया किसी बच्चे में। तो जब तेरा वो फेस चल रहा था ना, जो डाउन फेस था, एंग्लो में गया नहीं हुआ, ग्रेट में गया नहीं हुआ, तो वो फेस तूने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बाकी सब दोस्तों का तो तेरा हो गया था। हाँ, एक ये था कि सभी का हो गया, अब नहीं हो रहा। घर वालों को भी होता ही है कि क्योंकि क्या कमी रह रही है कि तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो फिर बस आपको ही मैंने किया था कॉल उस टाइम पे कि सर क्या तब। हाँ, ये तो था सर, एंग्लो के अंदर गया था, उन्होंने तो रैंक के बेसिस पे ही कह दिया था कि 8000 नहीं ले सकते। ये तो खैर मैंने तुझे शायद शुरू में हाँ, ही बोला था। स्टार्टिंग में कहा था आपने कि एंग्लो में थोड़ा है लेकिन दूंगा ज़रूर। ओके, तो उसके अंदर नहीं हुआ, फिर ग्रेड के अंदर भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और ग्रेड वाला तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेट इवेंट था, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर ही बोल रहा है कि तेरा बहुत अच्छा हुआ है और अल्टीमेटली तुझे कोई बाहर निकाल दे बिना कुछ बताए, तो वो तो खैर अपने, मुझे लगता है अपने यहाँ के सारे बच्चों के साथ हुआ। अपने 16 में से 15 यही एक था जिसका ग्रेड में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। जी सर, 16 में से 15 बच्चों का इंटरव्यू क्लियर था, मेडिकल क्लियर था, लेकिन लिस्ट में 15 बच्चों का नाम नहीं था, 15 के 15 का नाम नहीं। और वो भी कौन से वाले, जिनमें कुछ बच्चे 90%, 85% और टॉप 4000, 3000 की रैंक के थे। तो ये बहुत बड़ा इशू था उस टाइम के लिए। बट अगेन, जितने भी बच्चे थे, कोई एंग्लो में चला गया है, कोई फ्लीट में चला गया है, कोई वॉलम में चला गया, मुझे लगता है लगभग सारे प्लेस हो गए, एक दो को छोड़ करके, एंड वी आर वेटिंग फॉर देम। सो ओवरऑल अगर मैं तुझे ये बोलूँ कि तेरा मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं IMUCET के लिए, उनके लिए तेरा मैसेज क्या रहेगा? कि ज़्यादातर ये यूट्यूब पे जो आप अगर कोई भी मतलब न्यू आता है सर, फ्रेशर आएगा, तो वो बस एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ इतना इजी स्टेप है कि ये करने के बाद ये होएगा। लेकिन वो यूट्यूब को एक बार थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो कि अंदर है क्या, रियलिटी के अंदर कुछ हो रहा है और वैसे वो बता कुछ हो रहे हैं कि इतने इजी स्टेप्स हैं, हमारे पास ये नोट्स हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका इंटरव्यू इतनी जल्दी क्लियर होके आप 1 साल के अंदर वो कर लोगे अपना प्रीसी। लेकिन रियलिटी के अंदर आपको बाद में पता लगेगा कि जिस बेसिस पे वो कह रहे हैं अब इंटरव्यू उतने सर नहीं हो रहे, उतनी आसानी से हाँ क्लियर नहीं हो रहे। देखो वो एक अलग बात है, जो बच्चा 90% वाला है, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, उसको तो मेरे ख्याल से 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू ही देने पड़ेंगे तो भी होगा। लेकिन जो एक एवरेज बच्चा है, और आप अपने आप समझ सकते हो कि आप एवरेज हो, अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपकी कैटेगरी आपको पता है, तो ये मत सोच करके जाओ कि हम 2 इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे और उसके बाद हमारा हो जाएगा। मतलब मैं ऑनलाइन पे तो एक्चुअली बिलीव ही नहीं करता हूँ। ऑनलाइन बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनको भी क्लियरली बोल देता हूँ कि मैं ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करता हूँ। ऑफलाइन में कई बार जब ये डिप्रेस था जिस सिचुएशन में, मुझे लगता है जितना टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने इसको सपोर्ट किया उस मोमेंट पे, अगर ये घर पे होता तो शायद ये अलग ही लेवल की डिप्रेशन में चला जाता वहाँ पे। हाँ, मेरा बीच में ऐसे पॉइंट्स तो थे कि अगर कहीं नहीं हो रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ, वहाँ पे शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, अभी है, अभी भी चांस है। तो वो था कि हाँ लेना है, एक चांस हो रहा है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुंबई अप एंड डाउन करना मतलब आसान काम नहीं है। बट चलो ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि तेरा यहाँ से सिलेक्शन हो गया है। दूसरी बात ये है यार कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्विक फिक्स मेथड्स के पीछे मत भागा करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आखिरी में बोल देंगे अरे 10 टॉपिक मैं बता दूंगा उससे पेपर आ जाएगा, अरे मैं 400 क्वेश्चन दे दूंगा उससे पेपर आ जाएगा। इन सब चक्करों में पढ़ोगे, खराब ही रैंक आएगी। देखो तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल भी है और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे अभी यही बता रहा है कि मम्मी बोल रही थी बीटेक कर लूँ, और इसने ये भी बताया कि 200 में से लास्ट में 18 बच्चे ही बचे थे, वो जो बैच ज्वाइन किया था। जी सर। तो भाई वो 200 में से वो 18 बच्चे वही बचे हुए थे जो पहले से ही पढ़ रहे होंगे, जिनको आइडिया होगा, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे। बाकी जो 180 बच्चे, उनका क्या, वो 180 बच्चे या तो बीटेक करने निकल गए होंगे या BSc या BCom, उनके तो दिमाग से मर्चेंट नेवी का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, करियर ही खत्म हो जाता है। उसको जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये जो क्विक फिक्स मेथड है, इन पे भागने के बजाय थोड़ी डीपर लेवल की रिसर्च करो, क्योंकि आपका करियर है, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, जिंदगी भर की बात है। अभी 17-18 साल के हो, एवरेज एज इंडिया में 70 साल होती है, 50 साल और बचे हुए हैं। वो 50 साल तो ढंग से जी नहीं है ना, 50-52 साल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा। एंड साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। अभी होपफुली तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे के सारे जा चुके होंगे, मेडिकल सब हो गया है। तो जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी तरीके से एंजॉय करो, जान लगाओ वहाँ पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।